अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। अभी हमने लास्ट जो है वो चैप्टर के 3 क्वेश्चन किए थे। इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम इस चैप्टर के ही रिमेनिंग जो है 3 क्वेश्चन, बल्कि रिमेनिंग तो इस चैप्टर के 6 क्वेश्चन हैं, लेकिन उसमें से 3 क्वेश्चन हम इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़े थे इसके पहले 3 क्वेश्चन। अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 से। तो पेज नंबर आपके पास ओपन होना चाहिए 276, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है दी एस्मी एग्लेट कॉर्पोरेशन हैज अ 12% अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड्स एंड करंटली सेल ऑन टर्म्स ऑफ नेट ओवर 10 EOM. The firm has sales of the month must be paid by the 10th of the following month. This means that goods shipped before the end of the month must be paid by the 10th of the following month. कहता है जिस मंथ के एंड पे आप पेमेंट करते हैं उस मंथ के अगले मंथ के 10 दिन बाद जो है आपको पेमेंट मिलती है। The firm has 10 million a year. उसकी जो सेल है, the firm has a sale 10 million. उसकी जो टोटल सेल्स है 10 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 10 मिलियन से मुराद है 1 करोड़। उसकी जो सेल है वो 1 करोड़ रुपए से है। Which are 80% ऑन क्रेडिट, जिसमें से 80% क्रेडिट पे है। इसका मतलब है अगर मैं इसकी, ये है टोटल सेल, अगर मैं इसकी क्रेडिट सेल कैलकुलेट करना चाहूँ वो इसका 80% है। मतलब 1 करोड़ रुपए का 80%, 80 लाख रुपए की जो सेल है वो क्रेडिट पे। अब आगे में क्या कहता है, The average collection period is currently 60 days. इस टाइम जो उसका एवरेज कलेक्शन पीरियड है वो है 60 days, 60 days। उसके बाद हमें कहता है if Acme offer term of 2, 10 and 30, customer represents 60% of its credit sale would take the discount and the average collection period would be reduced 40 days. कहता है अगर, यहाँ से क्वेश्चन की जो है मेन बात स्टार्ट होती है, कहता है अगर आप उसको डिस्काउंट दें, ये आपकी एक तरह की कॉस्ट है, अगर आप उसको 2, 10 and 30 से मुराद होता है कि अगर वो 10 दिनों में पेमेंट कर देता तो आपको 2% डिस्काउंट दे देते हैं, लेकिन अगर 30 दिनों में पे करेगा तो उसको नेट अमाउंट देनी पड़ती है। यहाँ से हम रेट ऑफ डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे जो बना 2%, यानी अगर आप उसको कहा है कि आपको 2% डिस्काउंट मिलेगी और तकरीबन डिस्काउंट रिसीव करने वाले जो लोग हैं, डिस्काउंट रिसीव परसेंटेज जो है वो 60% लोग जो हैं वो आपसे डिस्काउंट लेने के लिए रेडी हैं। वो टाइम पेमेंट 60% लोग ऐसे हैं जो टाइमली पेमेंट करके डिस्काउंट को एंजॉय करना पसंद करते हैं, और इस वजह से आपका जो एवरेज कलेक्शन पीरियड है वो भी कम हो जाएगा। ये आपको फायदा है। लॉस आपको क्या है कि आप जो है लॉस आपको ये है कि आपको डिस्काउंट देनी पड़ रही है, और फायदा क्या है कि आपका कलेक्शन पीरियड जो है वो कम हो रहा है, यानी आपको जल्दी पैसे मिल जाएंगे। तो शुड अज्यूम चेंज इन टर्म्स, कहता है क्या वो चेंज करेगा और वाई, क्यों करेगा। ये पहले हम ये देखेंगे कि हमें जो पैसे टाइम से मिलेंगे वो कितने हैं, उसमें हमें कितने % प्रॉफिट है। उसने कहा है अगर आप उसको कहीं इन्वेस्ट करें तो 12% तक आपको उसमें जो है प्रॉफिट मिल सकता है। 12% उसकी जो है आप उससे फ़ायदा ले सकते हैं, जो यहाँ से पैसे बचेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आपको पैसे बचे कितने हैं, एग्जैक्ट आपको बचता क्या है इसमें से। उसने कहा है 10 लाख की टोटल सेल है, उसमें से 80 लाख रुपए 80% क्रेडिट है। अब इस 80% को आपको जो इस 80% को वसूल करने में टाइम लगता है वो लगते हैं 60 डेज, 60 दिनों में ये जो है कलेक्ट होता है। तो अब आप देखेंगे कि हमारी करंट इन्वेस्टमेंट कितनी है, यानी हमें एक्स्ट्रा कितने देने पड़ रहे हैं, करंट इन्वेस्टमेंट हमारी बनती कितनी है। तो हमें 80 लाख रुपया जो है वो उधार है हमारी से, लेकिन ये हमें रिकवर हो जाता है 60 डेज में। तो हम इस तरह लिखेंगे 60/360, 60/360।
360 और इसको 360 क्यों किया? क्योंकि हमारे पास एवरेज कलेक्शन पीरियड का एक फार्मूला होता है। एवरेज कलेक्शन पीरियड का फार्मूला होता है नंबर ऑफ डेज, एवरेज कलेक्शन पीरियड का फार्मूला होता है नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर डिवाइड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो। जैसे हम यहाँ पे कैलकुलेट करते थे, एवरेज कलेक्शन पीरियड का फार्मूला होता है नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो। तो अगर मैंने डेटर्स टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करनी होती थी तो मैं क्या करता था, 360 डिवाइड बाय, इसका आंसर 60 था तो मैं यहाँ पे लाके डिवाइड कर देता था 360 ओवर 60। ये मेरा जो है डेटर्स टर्नओवर रेशियो होती थी कि डेटर्स को कितनी देर में मैं टर्नओवर कर देता था। फिर डेटर टर्नओवर रेशियो का आगे एक फार्मूला होता था, डेटर्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय अकाउंट रिसीवेबल्स। ये भी आपने पढ़ी होगी। तो डेटर टर्नओवर रेशियो, इससे हमारा आंसर फॉर एग्जांपल निकल आया 6। तो हम यहाँ पे 6 पुट करते थे, क्रेडिट सेल आपको पता है 80 लाख रुपए से, डिवाइड बाय अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल इधर आके मल्टीप्लाई होंगे, अकाउंट रिसीवेबल 8 लाख 80 लाख और ये 6 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो क्या अमाउंट बने, 80 लाख तक सीन 6। अगर मैं इसको काटूं, 0 से कट गया, 6 36 से कट गया तो 1/6 ही आता है। 6 ही 80 लाख से डिवाइड हो रहा है। तो अगर मैं 60 ओवर 360 लिख रहा हूँ, वो इस बेस पे लिख रहा हूँ, इस फार्मूले को मैंने नेट किया है यहाँ पे। यहाँ पे हम लिखते हैं ये इस तरह है, जितना एवरेज कलेक्शन पीरियड डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। तो हमारा ये जो ये सारी कैलकुलेशन है वो इसमें मिल जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे लिखा गया है 60 ओवर 360। आप बेशक उस कैलकुलेशन से भी कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं, इस कैलकुलेशन से भी कैलकुलेट करना चाहें तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज कलेक्शन पीरियड डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज, ये बेसिकली इस चीज का आखिर है। इसका मतलब है आपको अपने अकाउंट रिसीवेबल्स के लिए कितने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। कितने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, एटलीस्ट 80 लाख रुपए का 60 ओवर 360 करें। अगर आप उसकी कैलकुलेशन भी करें तो यही बनेगा 13,33,333 रुपए जो है वो आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे अगर आप पुरानी सिचुएशन में होते। लेकिन अभी उसने कहा है मैं आपको कुछ आप डिस्काउंट दे दें, उसकी वजह से एवरेज कलेक्शन पीरियड कम हो जाएगा। जब ये एवरेज कलेक्शन पीरियड कम हो जाएगा इसका मतलब है हमें इन्वेस्टमेंट कम करनी पड़ेगी, तो हमारी इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो जाएगी। तो रिड्यूस इन इन्वेस्टमेंट, वो कितना रिड्यूस होगा, अमाउंट वही रहेगी लेकिन यहाँ पे 60 की बजाय वो कहता है अब आपको 40 डेज में पेमेंट मिलनी शुरू हो जाएगी। बेशक उससे कैलकुलेट कर लें, बेशक जो मैंने ये फार्मूला बताया इसे कैलकुलेट कर लें। तो 80 लाख मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइड बाय 360, तो आपकी जो रिड्यूस हो जाएगी वैल्यू दैट इज 88,888। इसको आप 9 भी कर सकते हैं, इतनी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो आपको अब क्या पे करना पड़ेगा, नेट इन्वेस्टमेंट। अब कितनी इन्वेस्टमेंट करनी कितनी जो है इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। अब जो है आपके पास जो है पहले आपको पे करना पड़ा था 13,33,333, जिसमें से अभी भी आपको 88,889 पे करना पड़ा। तो बाकी आपके पास क्या बचा, 13,33,333 माइनस 88,899, ये बना तकरीबन 13,24,444। दोबारा से कैलकुलेट कर लेता हूँ, जो एक जीरो कम लिखा गया है। 80 लाख मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइड बाय 360, तो 8,88,889 लिखा गया था। 1,333,333 माइनस 88,88,89, तो ये हमारे पास बना 4,44,444। तो ये अमाउंट हमारे पास आई है, जिसको जो है जो कि इन्वेस्टमेंट में रिडक्शन हो जाएगी। ये जो नेट इन्वेस्टमेंट है ये हमारे पास रिडक्शन हो गई, यानी पहले आपको इतनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही थी, उसमें से रिमेनिंग जो है अब आपको ये इन्वेस्ट करना पड़ रहा है।
आपकी ये थी, उसके बाद उसने नंबर ऑफ डेज 60 की बजाय 40 कर दिए, तो आपकी रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट ये बची। अब इसमें से आपको जो है वो रिड्यूस कितना हो गया, कम कितना हो गया है, आपने ये पहले देने पड़ रहे थे, अब आपको ये देने पड़ रहे हैं, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये रिड्यूस हो गया। इसका मतलब है इतने पैसे अब आपको जो है वो पे नहीं करने पड़ेंगे, इतने पैसे इन्वेस्ट नहीं करने पड़ेंगे इस काम में। लेकिन उसने बताया कि अगर ये पैसे आप यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करते तो एक अपॉर्चुनिटी आपके पास और है, वहाँ से आपको 12% प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, अगर ये 4,44,444 रुपये आप यहाँ पे नहीं इन्वेस्ट करते तो आप वो 12% वाली अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट कर लेते हैं, तो उससे आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो 444444 4,44,444, तो इसका हम करेंगे 12% मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 100। इसका मतलब है आपको तकरीबन 53,333.28 इतना जो है वो प्रॉफिट मिल जाएगा। आप हुआ यूं कि आपको आपकी टोटल से 10 लाख थी, इसमें उधार 8 लाख, 8 लाख रुपए में आप इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं, जो कि हम इस कैलकुलेशन से भी देख सकते हैं या इस कैलकुलेशन से भी देख सकते हैं कि उसमें आपको अपनी जेब से इतने पैसे पे करने पड़ रहे हैं, दैट इज 30 लाख, क्योंकि 8 लाख में कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी तो होगा ना, इसलिए सारे के सारा 8 लाख उधार अपनी जेब से नहीं दे रहे, जो प्रॉफिट है वो काट कर आपको 13,33,333 पे करना पड़ेगा। उसने कहा आप डिस्काउंट दे दो, डिस्काउंट दे दो कि एवरेज कलेक्शन पीरियड कम हो जाएगा। जब एवरेज कलेक्शन पीरियड कम हो जाएगा तो आपको कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, जो कि इतनी करनी पड़ेगी 8,88,899। इसका मतलब है पुरानी इन्वेस्टमेंट ये थी, जो है नई ये होगी, उसमें हमें जो कमी हो गई है वो 4,44,444 है, जो हमें इसमें इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो हमारे पास एक और अपॉर्चुनिटी है जिसमें हमसे 12% प्रॉफिट मिल रहा है, तो हम उसमें इन्वेस्ट कर दें, तो वो पैसे उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो कितना प्रॉफिट आ गया। अब ये देखना है कि ये प्रॉफिट बढ़ा है या ये जो डिस्काउंट वाला हम अपनी तरफ अपने ऊपर एक्सपेंस डाल रहे हैं ये बढ़ा है, तो हम दूसरी साइड पे इसकी डिस्काउंट कॉस्ट निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट या डिस्काउंट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट वो कितनी है। वो आपको पता है कि टोटल जो है 80 लाख के आपके लोग थे, उसमें से 60% हो, उसने कहा था कितने लोगों को आपने देना है, सिर्फ 60% लोग हैं वो डिस्काउंट में देने के लिए रहते हैं, और डिस्काउंट देता कितने हैं आप 2%, यानी 80 लाख में से सब लोग टाइम से पेमेंट नहीं करते, उसमें सिर्फ 60% लोग टाइम से पेमेंट करते हैं, तो बाकी बचे 48 लाख, और इनको भी आपने डिस्काउंट जो देनी है वो 2% के साथ से देनी है, तो क्या बनती है 96,000। तो आपको 96,000 डिस्काउंट देनी पड़ रही है, जबकि जो पैसे बचते हैं उसमें जो प्रॉफिट है वो सिर्फ 53 समथिंग है। क्या आपको डिस्काउंट वाली अपॉर्चुनिटी के साथ जाना चाहिए? ऑब्वियसली नहीं जाना चाहिए, क्योंकि डिस्काउंट में हमारा एक्सपेंस 96 बढ़ रहा है, जो हम पैसे बचा रहे हैं उसको कहीं पे इन्वेस्ट करें तो वो 53,333 बचता है। इसका मतलब है आपको डिस्काउंट देने पर ज़्यादा कॉस्ट बर्दाश्त करनी पड़ रही है, लेकिन उससे जो इन्वेस्टमेंट टाइम से हमें पैसे मिल रहे हैं उसको हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं, उसमें जो प्रॉफिट मिलता है वो कम है, इस वजह से हम डिस्काउंट वाली ऑप्शन के साथ नहीं जाएंगे। ठीक हो गया, तो ये चीज इसमें वो आपसे पूछा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ये जो कैलकुलेशन आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने रेशियो एनालिसिस पढ़ा हुआ है तो उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, या सिंपली आप करंट इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए फार्मूला भी देने में रख सकते हैं कि अकाउंट रिसीवेबल्स जितने आपके ये क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय एवरेज कलेक्शन पीरियड डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, तो ये फार्मूला भी आप रख सकते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, वो आपके पास ओपन होना चाहिए, जिसके पास हमारे पास पेज नंबर है, जिसके लिए हमारे पास पेज नंबर है 276, क्वेश्चन नंबर 5, ये अब आपके पास ओपन होना चाहिए। इसमें क्या कहता है, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स इनकॉर्पोरेशन स्पेंड 220 पर एनम ऑन इट्स कलेक्शन डिपार्टमेंट। कहता है जो डिपार्टमेंट उसके पैसे कलेक्ट करके देता है उस कलेक्शन डिपार्टमेंट को 2,20,000 कॉस्ट बर्दाश्त करनी पड़ती है, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन डिपार्टमेंट। जो कि बनती है 2,20,000 रुपये।
पर एनम सालाना। द कंपनी हैज 12 मिलियन इन क्रेडिट सेल, जो कि उधार वाली सेल जो है वो उसकी 12 मिलियन है। 12 मिलियन से मुराद है 1 करोड़ 20 लाख। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, जब 10 लाख को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए क्रेडिट सेल बनेंगे। इट्स एवरेज कलेक्शन पीरियड 2.5 मंथ, उसका जो एवरेज कलेक्शन पीरियड है जो कि है 2.5 मंथ, मीन्स 75 डेज। अगर मैं इसको डेज में लिखूं 75 डेज में। एंड द परसेंटेज ऑफ बैड डेट्स लॉस, और उसमें बैड डेट्स भी हो जाते थे, दैट इज 4%। द कंपनी बिलीव दैट, कंपनी को यकीन था, ये उनका जो है यकीन है कि इफ इट देयर इज डबल कलेक्शन पर्सोनल, कहता है वो जो हमारा एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट है जिसकी पहले कास्ट 2,20,000 थी, उसमें आप बंदों को बढ़ा दें, बंदे बढ़ा दें, बंदे डबल कर दें, अगर डबल करेंगे कॉस्ट भी बढ़ेगी। कहते हैं जब आप बंदे डबल करते हैं, इट कुड ब्रिंग डाउन द एवरेज कलेक्शन पीरियड टू 2 मंथ्स। ये जो एवरेज कलेक्शन पीरियड है ये आपका जो है ये कम हो जाता है, एवरेज कलेक्शन पीरियड कम होकर 2 मंथ्स रह जाता है। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ डेज में तो ये 75 डेज बनते थे, और अगर इसको मैं डेज में कन्वर्ट करूँ तो ये 60 डेज बनते हैं, जो कि कम हो गए। ज़ाहिर है जब आप अपने बंदे बढ़ा देंगे तो जल्दी पैसे कलेक्ट करना शुरू कर देंगे तो एवरेज कलेक्शन पीरियड कम हो जाएगा, और बैड डेट्स भी आपके कम होने शुरू हो गए। बैड डेट्स कम होके रह गए हैं 4% की बजाय 3%। आगे क्या कहता है, दी एडेड कॉस्ट 180, लेकिन ये जो कॉस्ट ऑफ कलेक्शन डिपार्टमेंट पहले 2,20,000 थी वो बढ़ जाएगी, ज़्यादा बंदे को डबल करने हैं। कलेक्शन कॉस्ट ऑफ कलेक्शन डिपार्टमेंट जो है वो बढ़कर जो है वो 1,80,000 मजीद बढ़ी, और बढ़कर जो है वो 4 लाख होगी। 2,20,000 पहले थी, 1,80,000 जो है अब मजीद ऐड होगी, टोटल मिला के वो 4 लाख एनुअली होगी। इज देयर इंक्रीज एफर्ट वर्थवाइल, क्या ये जो इंक्रीज किया है हमने ये काम करना, जो बंदे इंक्रीज करके हमने काम अपना जो है वो रिड्यूस करने की कोशिश की है। वह इफ दी बिफोर टैक्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 20% और 10%, कहता है अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 20% हो तो बताएं कि ये जो है आपने काम किया क्या ये ठीक है या नहीं। अगर आपकी अपॉर्चुनिटी का 10% है तो फिर ये बताएं कि ये जो आपने काम किया है ये ठीक भी है या नहीं। तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन है। अब हम इसको सबसे पहले हमारे पास जो है गिवन डाटा, हम यहाँ पे एक स्केड्यूल बनाएंगे जिसमें हमारे पास सबसे पहले एनुअल सेल्स जो है हम उसको लिखेंगे। हमारे पास 3 सिचुएशन है, एक में कहता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 20% है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दूसरे में कहता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 10% है। 2 तरीके से हमने चीज़ें फाइंड करनी है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है 20% में और 10% में। और इससे पहले हमारे पास कुछ प्रेजेंट सिचुएशन है, ये 3 है। प्रेजेंट सिचुएशन 20% अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और 20% अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इस केस में हमने कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारी एनुअल सेल्स है कितनी। ज़ाहिर है प्रेजेंट में भी वो 1 करोड़ 20 लाख है, 12 मिलियन है, इसमें भी 12 मिलियन है, कोई चेंज नहीं आया, कोई इंक्रीमेंटल बात नहीं हुई, इसमें भी 12 मिलियन है। अब हमें करना क्या है, हमने बेसिकली देखना ये है कि ये जो हमने डबल कॉस्ट लगाई है, हमने डबल बंदे किए हैं, 2,20,000 से अपनी कॉस्ट बढ़ा के 4 लाख कर ली है, तो ये जो कलेक्शन पीरियड कम करने की वजह से जो हमारी इन्वेस्टमेंट में बचत होगी उसको अगर हम 20% में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ से जो प्रॉफिट कमाएंगे वो इस कॉस्ट के बराबर है, ज़्यादा है या कम। ठीक है, 20% के हिसाब से भी देखेंगे, 10% के हिसाब से भी देखेंगे। तो एनुअल सेल तो सबके लिए सेम है। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे डाटा हमें चाहिए जो कि उसने दिया हुआ है टर्नओवर रेशो, लेकिन हमारे पास एवरेज कलेक्शन पीरियड होता है, हमें डेटर्स टर्नओवर रेशो चाहिए होती है डेटर्स कैलकुलेट करने के लिए। डेटर्स टर्नओवर रेशो चाहिए होती है, तो आपको पता है डेटर्स टर्नओवर रेशो हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि एवरेज कलेक्शन पीरियड का फार्मूला होता है नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर
डिवाइड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो। आप देखें, अगर आपके पास पहली सिचुएशन हो तो आपके पास 75 डेज थे। आपके पास कितने डे थे? एवरेज कलेक्शन पीरियड में 75 डेज, नंबर ऑफ डेज 360। आप डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकाल सकते थे। तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो हम निकाल लेंगे कैसे? 360 डिवाइड बाय 75। तो 360 को जब हम 75 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4.8। तो ये डेटर्स टर्नओवर रेशियो हमारे पास 4.8। इसी तरह हम इसकी कैलकुलेट करेंगे, इसी तरह हम इसकी कैलकुलेट करेंगे। दूसरे की जब हम कैलकुलेट करें तो मैं सिंपली फार्मूला लिख रहा हूँ, डेटर्स टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करने लगा हूँ, जिसका फार्मूला यहाँ पहले नंबर ऑफ डेज लिखेंगे, उसको मैं डिवाइड करूंगा एवरेज कलेक्शन पीरियड। अब इसमें एवरेज कलेक्शन पीरियड हमारे पास 7 है, आंसर आएगा 6। तो जो इसके लिए भी 6 होगा, इसके लिए भी 6 होगा, क्योंकि सिर्फ जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का परसेंटेज चेंज है, बाकी डाटा तो सेम है ना, तो इसलिए डेटर्स टर्नओवर दोनों के लिए हमारे लिए सेम होंगे। अब इससे हम निकालेंगे डेटर टर्नओवर रेशियो से टर्नओवर रेशियो का फार्मूला होता है क्रेडिट सेल डिवाइड बाय डेटर्स। यहाँ एवरेज ऑफ डेटर लिखेंगे, हम डेटर्स लिखते हैं। जो हमारी पहली सिचुएशन थी उसमें डेटर टर्नओवर रेशियो आई है 4.8। क्रेडिट सेल उसने बताई हुई है कि सारी की सारी है ही क्रेडिट। डेटर्स हमारे पास आ जाएंगे, डेटर्स ऊपर आके मल्टीप्लाई होंगे, तो मैं लिख सकता हूँ डिवाइड बाय 4.8। तो 1 करोड़ 20 लाख डिवाइड बाय 4.8, तो ये आंसर आएगा 25 लाख। यानी हमारे पास पहली सिचुएशन में जो डेटर्स थे या अकाउंट रिसीवेबल से, एक ही बात है, वो बनेंगे 25 लाख रुपए से। जबकि अगर हम सेकंड सिचुएशन से सॉल्व करें, अब मैं सिंपली डेटर्स की जो है वो वैल्यू लिख रहा हूँ। डेटर्स, तो डेटर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? पहले हमें पूरी सेल लिखनी पड़ेगी, क्रेडिट सेल डिवाइड बाय हमें चाहिए डेटर्स टर्नओवर रेशियो जो इसकी है 6 लाख, तो 6 2 पर 12, ये बनेगी 20 लाख। इसके लिए भी 20 लाख, इसके लिए भी 20 लाख, ये सेम है डेटर्स टर्नओवर रेशियो। तो हमने डेटर्स भी फाइंड कर लिए। अब हम देखेंगे कि इन डेटर्स पे हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें जो है रिडक्शन कितनी हुई है। हमारे पास अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन के साथ चलें तो हमारे पास 25 लाख के डेटर्स होंगे, और अगर हमारे पास ये सिचुएशन हो जाए तो 20 लाख के डेटर्स हो जाएंगे। इसका मतलब है हमारी इन्वेस्टमेंट पहले हमें 25 लाख से करनी पड़ रही थी, अब हमें 20 लाख से करनी पड़ रही है। हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो कितने से रिड्यूस हो गई है? दैट इज रिड्यूस इन डेटर्स, रिड्यूस इन डेटर्स। इसको छोड़ देंगे, पहले 25 लाख थे, अब इस सिचुएशन में आए तो 20 लाख रह गए, तो कितनी रिडक्शन होगी? 5 लाख रुपए की। इसमें भी रिडक्शन कितनी है? 5 लाख की। दोनों केसेस में आपकी डेटर्स रिड्यूस होकर 25 लाख से 20 लाख रह गए। सिर्फ क्या होने की वजह से? आपने जो डबल सिचुएशन की है उसके एवरेज कलेक्शन पीरियड होने की वजह से वो डेटर्स जो है वो कम होकर 5 लाख रह गए। अब इसका मतलब ये 5 लाख की बचत है हमारी, यानी हमें पहले 25 लाख डेटर्स की निकालते थे, अब 20 लाख निकालना पड़ेगा। 5 लाख बच जाएगा तो इसको हम प्रॉफिट में इन्वेस्ट करेंगे, जिसमें 20% प्रॉफिट है, इसमें 10% प्रॉफिट है, तो हमें पता चल जाएगा हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट अगर हम इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के मुताबिक इन्वेस्ट करते तो 5 लाख का 20% कैलकुलेट करते तो हमें कितना प्रॉफिट हो जाता? 1 लाख। इस केस में हमें 1 लाख प्रॉफिट है। इसी तरह 50,000 जरा 10%, 5 लाख से, इस केस में हमें 50,000 का प्रॉफिट है। एक तो हमें ये प्रॉफिट हो गया कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट बची उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में लगाएंगे, एक तो ये हमारे फायदा है। एक और फायदा भी है, एक फायदा ये है कि बैड डेट्स यहाँ पे ज्यादा थे, यहाँ पे कम हो गए, तो बैड डेट्स भी आपके रिड्यूस हुए। पहले बैड डेट्स निकाल लेते हैं।
बैड डेट्स पहले कितने थे? पहले बैड डेट्स आपके पास थे 4% के हिसाब से। पहले बैड डेट्स आपके पास थे जो है 4%, यहाँ पे हो गया 3%, यहाँ पे हो गए 3%। इधर बैड डेट्स बनी है, ये प्रेजेंट सिचुएशन है, इसमें 4% थे, इसमें आके 3% हो गए, इसमें आके जो है वो इसमें भी 3% हो गए। तो बैड डेट्स हमेशा मैंने आपको कहा है कि हमेशा सेल की कैलकुलेशन होते हैं। बैड डेट्स आपने हमेशा सेल्स पे लेने होते हैं। अगर 1 करोड़ 20 लाख की सेल है तो उसका 4%, इस केस में कितने आपने करने हैं? पहली केस में 1 करोड़ 20 लाख का कितने बैड डेट्स है? 4%। जबकि यहाँ पे 1 करोड़ 20 लाख के हैं 3% बैड डेट्स, जबकि यहाँ पे भी 1 करोड़ 20 लाख के हैं 3% बैड डेट्स। तो हमारे पास एक्चुअली बैड डेट्स जो है वो आ जाएंगे जो कि हमारे होने चाहिए थे। तो 1 करोड़ 20 लाख का 4% बैड हो जाए, इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास टोटल बैड डेट्स है 4,80,000 पे, जबकि यहाँ पे 12 3 बार 36 3,60,000 के, और यहाँ पे भी 12 3 बार 36 3,60,000 के बैड डेट्स हैं। अब हम देखेंगे रिड्यूस कितना होगा, रिड्यूस इन बैड डेट्स। इधर तो कोई रिड्यूस नहीं हुआ, ये 480 था, अब 360 रह गए, इसका मतलब है 1,20,000 की ये आपको फायदा हो गया कि बैड डेट्स कम हो गए। इसी तरह इधर भी आपको पहले 480 थे, अब 1,20,000 का फायदा हो गया है कि आपके टोटल जो है बैड डेट्स कम होकर 480 की बजाय 360 रह गए हैं। तो ये भी एक तरह का फायदा है आपको। तो अगर आप इसमें से इन्वेस्टमेंट्स में से निकालें और डबल जो है वो कर दें, एक तो आपको ये फायदा है कि आपकी इन्वेस्टमेंट बच जाएगी, वो इन्वेस्टमेंट 20% से लगेगी तो 1 लाख रुपए नफा बनेगा, 10% से बनेगी तो 50,000 रुपये नफा बनेगा, जो आप जल्दी पैसे कलेक्ट कर लेंगे। और जल्दी पैसे कलेक्ट करने से आपके बैड डेट्स भी कम हो जाएंगे, यानी ये डबल बंदे लगाने से वो आपको फायदा है 1,20,1,20। इसका मतलब है टोटल फायदा है आपको इस केस में 2,20,000 का, इस केस में टोटल फायदा है 1,25,000 का। लेकिन जबकि आपको कॉस्ट कितनी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये जो हम अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं? जो कि सिंगल पर्सन से काम हो रहा था तो हम उनकी कॉस्ट बढ़ाकर डबल कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमें क्या जो है हमें क्या हो रहा है, यानी 1 लाख और 1,20,000, ये 2,20,000 बन गया और 1,70,000। हम पहले सबसे पहले टोटल प्रॉफिट लिख लेते हैं कि हमें टोटल बचत क्या होगी। टोटल प्रॉफिट क्या होता है, इसमें 1 लाख और इसमें 1,20,000, तो टोटल प्रॉफिट 2,20,000 का है, इसमें टोटल प्रॉफिट 1,70,000 का है। लेकिन उसके बदले जो हमें कॉस्ट बर्दाश्त करनी पड़ रही है, उसके बदले जो हमें कॉस्ट बर्दाश्त करनी पड़ रही है, इस केस में 1,80,000 एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, इस केस में भी 1,80,000 हमें ज्यादा देना पड़ रहा है। ऐसे ही है, पहले 2,20,000 तो हम दे ही रहे थे, लेकिन एक्स्ट्रा हमें कितना कॉस्ट पड़ रही थी? 1,80,000। तो अब हमारा डिसीजन क्या होगा? डिसीजन ये होगा कि हमें अगर तो 20% के हिसाब से हम चलते हैं तो हमारा जो है हमें प्रॉफिट हो रहा है 2,20,000 का, और अगर हम 10% के साथ चलते हैं तो हमें प्रॉफिट है 1,70,000 का, जबकि हमारी कॉस्ट है सिर्फ 1,80,000। हम अगर 10% से देखें तो हमें अपॉर्चुनिटी नहीं लेनी चाहिए क्योंकि प्रॉफिट कम है, कॉस्ट ज़्यादा है। लेकिन अगर हम चले 20% के हिसाब से तो हमें अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए क्योंकि प्रॉफिट है 2,20,000 जबकि कॉस्ट सिर्फ 1,80,000 है। तो इसका मतलब है हमें 20% अपॉर्चुनिटी वाले कॉस्ट के साथ तो जाना चाहिए, लेकिन 10% अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के साथ नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह हमारा पास क्वेश्चन नंबर 6 था। हम हर दफ़ा ऑप्शन लेने के बाद हम अपनी कॉस्ट और अपने प्रॉफिट का एनालिसिस करते हैं। जब हम प्रॉफिट का एनालिसिस कर रहे थे तो हमने ये देखा कि हमें फ़ायदा क्या हुआ। हमें 2 तरह के फ़ायदे हुए। एक, जब हम डबल टीम लगाएंगे तो पैसे जल्दी हमें रिकवर हो जाएंगे। जो पैसे जल्दी रिकवर होंगे वो हम 20% और 10% के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा ये है कि बैड डेट्स पहले ज़्यादा थे, अब कम हो गए। जितने बैड डेट्स कम हो गए, ये दूसरा फ़ायदा। पहले हमने प्रॉफिट को कैलकुलेट किया, वो कैसे कैलकुलेट किया? सबसे पहले हमने सेल्स लिखी, डेटर टर्नओवर रेशो फाइंड की, जिससे हमें एग्जैक्ट डेटर्स का पता चला। इसमें और इसमें भी एग्जैक्ट डेटर का, इसमें भी। अब पहले हमें 25 लाख लगाने पड़ते थे, अब हमें 20 लगाने पड़ेंगे। इसका मतलब है 5 लाख हमारी बचत होगी। ये 5 लाख अगर हम 20% से इन्वेस्ट करें तो हमें 1 लाख प्रॉफिट होता है, अगर 10% से करें तो 50,000 प्रॉफिट। ये तो एक प्रॉफिट हुआ जो हमें बचा। अब हमने देखना बैड डेट्स में हमें क्या बचत हुई।
जब हम यहाँ पे थे तो 4% के हिसाब से हमें बैड डेट्स हो रहे थे, जब आगे एडमिनिस्ट्रेशन में आए तो 3% के हिसाब से हो गए। हमने देखा पहले 480 बैड डेट्स थे, अब 360 है। इसका मतलब है 120 की बचत ये है, 120 की बचत इधर है, तो एक बचत ये होगी, एक बचत ये होगी, इसका मतलब 220 की बचत है, एक बचत ये और एक बचत 170 की बचत है। लेकिन इसके बदले में जो हमने डबल टीम किया उसकी कॉस्ट जो बढ़ी है वो 180 बढ़ी है। इस केस में टोटल बेनिफिट 170 है, कॉस्ट 180 है, इसका मतलब ये नहीं लेनी चाहिए। अगर 20% के हिसाब से देखें तो प्रॉफिट 220 है लेकिन कॉस्ट 180 है, 40,000 का फायदा है, तो ये ऑप्शन जो है वो ले लेना चाहिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम आज का लास्ट क्वेश्चन जो है उसको डील करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। लेकिन क्वेश्चन पेपर के यहाँ पे सीक्वेंस के हिसाब से 6 होगा, लेकिन बुक से हम क्वेश्चन नंबर 7 रीड करेंगे क्योंकि 6 जो है वो सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट है, उसको हमें करने की जरूरत नहीं है, तो हम सिर्फ न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करेंगे। तो 6 क्वेश्चन सारा जो है वो थ्योरेटिकल जो है कंडीशन है और वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी नहीं है और आना भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हम आप डिस्कस करने लगे। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है, पेज नंबर 277 आपके पास ओपन होना चाहिए। कहता है अ कॉलेज बुक स्टोर इज अटेम्प्टिंग टू डिटरमिन इज बेसिकली अभी जो हमने सारे क्वेश्चन किए हैं वो अकाउंट रिसीवेबल से रिलेटेड थे। अभी जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ वो इन्वेंट्री से रिलेटेड है। आपने कॉस्ट काउंटिंग का एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये उससे रिलेटेड ये जो हमारा अभी हम जो कैलकुलेशन करेंगे ये बेसिकली उससे रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास ओपन होना चाहिए। कहता है एक कॉलेज बुक स्टोर इज अटेम्प्टिंग टू डिटरमिन दी ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी, वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो फाइंड करना चाह रहा है फॉर अ पर्टिकुलर पॉपुलर बुक ऑन साइकोलॉजी। दी स्टोर सेल 5,000 कॉपीज, वो जो है 5,000 कॉपी एक साल में बेचता है, यानी उसकी टोटल रिक्वायरमेंट जितनी उसको चाहिए होते हैं दैट इज कॉल्ड टोटल रिक्वायरमेंट। टोटल रिक्वायरमेंट उसकी जो है वो 5,000 कॉपीज है। एट अ रिटेल प्राइस 1250 और उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो 12.5 रुपये एंड द कॉस्ट ऑफ स्टोर इज 20% लेस, जबकि स्टोर की कॉस्ट जो है इससे 20% लेस है। उसके बाद उसने हमें कहता है विच रिप्रेजेंट द डिस्काउंट फ्रॉम द पब्लिशर, जो कि हमें डिस्काउंट मिल जाता है। द स्टोर फिगर दैट इट कॉस्ट 1 पर ईयर टू कैरिंग कॉस्ट, कहता है उसकी जो कैरिंग कॉस्ट है जिसको हम सीसी कहते होते हैं नॉर्मली, वो है $1, जबकि दैट इट कॉस्ट जबकि टू कैरी अ बुक इन इन्वेंट्री एंड 100 टू प्रिपेयर एन ऑर्डर, और जो उसकी ऑर्डर कॉस्ट है एक ऑर्डर पे जो कॉस्ट आती है दैट इज 100 पर ऑर्डर कॉस्ट जो है वो है 100। और हमें कहता है आपने करना क्या है, डिटरमिन द टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, टोटल कॉस्ट आपने कैलकुलेट करनी है। टोटल कॉस्ट जो है वो दो चीज़ों का मजमूआ होती है, नंबर 1 कैरिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डर कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट। अगर आप इन दोनों को प्लस कर लें तो आपकी टोटल कॉस्ट करनी है। तो आपने टोटल कॉस्ट जो है वो फाइंड करनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे कैरिंग कॉस्ट सारे की, फिर हम लिखेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट, फिर हम दोनों को प्लस करके इसकी टोटल कॉस्ट फाइंड करें। लेकिन उसने एक कैलकुलेशन नहीं कहा, उसकी कैलकुलेशन डिफरेंट है। कहता है डिटरमिन, ए ऑप्शन है हमारे पास, डिटरमिन दी इन्वेंट्री कॉस्ट एसोसिएटेड विद ऑर्डरिंग 1। अगर आप पहले 1 ऑर्डर करें, फिर आप 2 ऑर्डर करें, फिर आप 5 ऑर्डर करें, फिर 10 करें और फिर 20 ऑर्डर करें, यानी एक दफ़ा आपने एक ही ऑर्डर में 5 के 5 मंगवा लिए, दूसरी दफ़ा आपने 2 ऑर्डरों में 5 मंगवाए, तीसरी दफ़ा आपने 3 ऑर्डर्स में 5 ऑर्डर्स में 5,000 यूनिट मंगवाए, उसके बाद आपने 10 ऑर्डर किए तो 5,000 आए, उसके बाद आपने 20 ऑर्डर किए और 5,000 आए। तो हर किसी में आपने टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है। कैरिंग कॉस्ट का फार्मूला होता है, कैरिंग कॉस्ट का फार्मूला है बेसिकली कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट, देखो पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय टोटल रिक्वायरमेंट डिवाइड बाय 2, ये होगा कैरिंग कॉस्ट का फार्मूला। जबकि ऑर्डरिंग कॉस्ट का फार्मूला हमारे पास होगा इज इक्वल टू पर यूनिट ऑर्डरिंग कॉस्ट
पर यूनिट ऑर्डर कॉस्ट, पर ऑर्डर कॉस्ट, पर यूनिट लिखेंगे पर ऑर्डर कॉस्ट, एक ऑर्डर पे जितनी कॉस्ट आ रही है मल्टीप्लाई बाय TR, TR means total requirement, multiply by ordering cost is equal to total requirement divided by कि आपने कितने यूनिट, कितने जो है एक जो है ऑर्डर में कितने यूनिट जो है वो मंगवाए हैं, टोटल जो है क्वांटिटी रिसीव, एक दफा जितनी क्वांटिटी आपने रिसीव की। तो देखें हर किसी में कैरिंग कॉस्ट जो है वो 1 है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, पहले आपने 1 रखना है, फिर 2, फिर 5, फिर 10, फिर 20। अब हमारे पास जो है वो कैरिंग कॉस्ट तो हर किसी में 1 है। टोटल रिक्वायरमेंट 5000 है, डिवाइड बाय 2, टोटल रिक्वायरमेंट 5000 है, डिवाइड बाय 2, टोटल क्वांटिटी रिसीव, जितनी आपने रिसीव की। अगर आप एक ऑर्डर मंगवाएंगे तो 5000 रिसीव करेंगे, अगर आप 2 ऑर्डर मंगवाएंगे तो 2500, एक में 2500 आएंगे, दूसरे में फिर 2500 आएगा। अगर आप 5 ऑर्डर मंगवाएंगे तो आपको 1000 मंगवाने पड़ेंगे एक ऑर्डर में, तो 1000 डिवाइड बाय 2 होगा। और अगर आपने 10 है तो आप 500 मंगवाएंगे, 500 डिवाइड बाय 2। और अगर आप 20 ऑर्डर मंगवा रहे हैं तो आप 250 एक ऑर्डर में मंगवाएंगे डिवाइड बाय 2। इस तरह से आप इसकी जो है कैरिंग कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करें, ये बना 2500, इसको कैलकुलेट करें, ये बना 1250, इसको कैलकुलेट किया ये बना 500, इसको कैलकुलेट बना ये 250, इसको कैलकुलेट किया तो ये बना 125। तो ये बन गई कैरिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब हम इसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट करेंगे। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? पर यूनिट ऑर्डर कॉस्ट जो कि है 100 100 100 100 100 एंड 100। अब इसको लेंगे टोटल रिक्वायरमेंट हमारी 5000, जो हर दफा 5000 ही लेंगे। डिवाइडेड बाय क्वांटिटी रिसीव, इस केस में आपने कितने क्वांटिटी रिसीव की थी? 5000, इस केस में 2500, इस केस में आपके पास आ गई 1000, इस केस में आपके पास आ गई 500 और इस केस में आ गई आपके पास 250। इससे आप इसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो कैलकुलेट करेंगे। तो ये कितना बना? इस केस में ज़ाहिर है 5000 से कट जाएगा, 100 ही आएगा। इसमें 2 आएगा तो ये 200 हो जाएगी, इसमें 5 आएगा तो 500 हो जाएगी, इसमें 10 आएगा तो 1000 हो जाएगी, इसमें 20 आएगा तो 2000 हो जाएगी। तो ये हमारी कॉस्ट बनेगी। तो टोटल कॉस्ट कैसे बनेगी? 2500 और 100 टोटल बनेगी 2600, 1250 और 200 ये बनेगी 1450, 500 और 500 ये बनेगी 1000, और ये 250 और 1000 ये बनेगी 1250, और ये 125 और 2000 ये बनेगी 2125। इस तरह जो है ना हम इसकी टोटल कॉस्ट जो है वो फाइंड कर सकेंगे। तो ये उसकी पहली रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन नंबर 7 में, ए ऑप्शन, ये आपने टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है। सेकंड उसका ऑप्शन है डिटरमिन द EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। EOQ आगे आपने फाइंड करना है। अब EOQ कैसे फाइंड करते हैं? EOQ का फार्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय टोटल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट। ये हमारे पास जो है ये EOQ निकालने का फार्मूला होता है। EOQ कैलकुलेट करने के लिए अंडर रूट 2 ऑर्डरिंग कॉस्ट है 100, टोटल रिक्वायरमेंट है 5000 डिवाइड बाय CC है 1। तो EOQ कैलकुलेट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करें तो 5 लाख ज़रा 2 10 लाख बन जाएगा।
फिर हम इसका अंडर रूट लेंगे। 10 लाख का जब आप अंडर रूट लेंगे तो वैल्यू आएगी 1000। हमारे पास EOQ जो है वो बनेगा 1000। तो 1000 यूनिट जो है वो उसकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है। अगर 1000 यूनिट खरीदेगा तो उसकी कैरिंग टोटल कॉस्ट कम होगी। अगर 1000 से ज़्यादा या 1000 से कम, दोनों केसेस में जब भी वो यूनिट खरीदने जाएगा उसको कॉस्ट हमेशा ज़्यादा पड़ेगी, जबकि 1000 एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें उसको कॉस्ट कम से कम पड़ेगी। इसका C पार्ट जो है वो हम नहीं करेंगे, बस BA और B पार्ट जो है हम इसमें करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है अब आपका यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आपने प्रैक्टिकल पोर्शन और न्यूमेरिकल के जो हैं वो तकरीबन 7 क्वेश्चन जो है वो आपके हो चुके हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा इस चैप्टर से रिलेटेड लास्ट लेक्चर होगा। उसके बाद हमारे सिर्फ 2 चैप्टर पेंडिंग हैं, लेकिन हमारे पास अभी भी 6 क्लासेस हैं। 6 क्लासेस में हम रिमेनिंग 2 चैप्टर और इसके जो 3 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।